हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल की यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 10 दिसंबर 2021 के जो टॉप 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो ऐसा न समझे आप कि मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैं यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा हूँ या मैं इवन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो वहाँ पर जो है ये आपका करंट अफेयर वाला टॉपिक से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप इसे डेली बेसिस पे तैयार करिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके कंटेंट को तैयार किया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे करंट अफेयर के, उन क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, यानी क्वेश्चन कहीं से भी बने करंट अफेयर के, आप उसको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे अगर इस प्रकार से आप यानी कि डेली बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर को तैयार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, समय को थोड़ा भी जाया नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले करंट अफेयर में क्या पूछा जा रहा है कि भारत के किस शीर्ष सैन्य अधिकारी सीडीएस का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। तो ये एक ट्रेंडिंग न्यूज़ थी और ये घटना जो है काफ़ी दुखद है। और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी सीडीएस का हाल ही में यहाँ पर विमान दुर्घटना के अंतर्गत जो है निधन हो गया है। तो वो कौन से व्यक्ति हैं, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मैं राइट आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनरल बिपिन रावत का जो है यहाँ पर विमान दुर्घटना में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी सीडीएस थे और सीडीएस का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका सीडीएस का। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा। तो आइए नीचे इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जिससे कि ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बिपिन रावत का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। और देखिए यहाँ पर दूसरे पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि उन्हें और 13 अन्य लोगों को लेकर जा रहे भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब देखिए इनकी ही डेथ नहीं हुई है, इसके साथ ही साथ उस हेलीकॉप्टर में 13 और भी लोग थे जिनकी इस दुर्घटना में क्या हो गई है, डेथ हो गई है, निधन हो गया है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बताया कि भारतीय सेना के प्रमुख रावत यानी कि बिपिन रावत ने 3 वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत में 1 जनवरी 2020 को पहले सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब देखिए सीडीएस का फुल फॉर्म मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो ये 3 साल की इनकी सेवा थी और इसकी शुरुआत कब से की थी, 1 जनवरी 2020 से इन्होंने की थी, ये भी आपको याद रखना है। और वे रक्षा मंत्री के एक सूत्रीय रक्षा सलाहकार थे, यानी कि रक्षा संबंधी कोई भी सलाह होती थी तो वो भी ये देने का काम करते थे जनरल विपिन रावत। अब इस इमेज को भी आप देख लीजिए, इस तरीके से आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा और हमेशा न्यूज़ में आप इनको जरूर देखते होंगे तो इस तरीके से भी आपको दिमाग में याद होगा। तो आशा करता हूँ डिटेल्स क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की कैबिनेट ने किन 2 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी यहाँ पर दी है। देखिए टाइप में मिस्टेक है, मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केन और बेतवा नदी को जो है आपस में जोड़ने की मंजूरी किसने दी है, भारत सरकार की कैबिनेट ने, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। अब ये 2 नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा और इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई है क्योंकि इसको वित्त पोषण भी किया जाएगा। वित्त पोषण मतलब पैसा दिया जाएगा, जो जोड़ने की परियोजना में पैसे लगेंगे। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि केन और बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत जो है 2020-21 के मूल्य स्तरों पर जो है 44,605 करोड़ रुपए, यानी कि इतना पैसा खर्च होगा इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने में। तो ये खर्च कौन देगा, भारत सरकार देगी, ये भी आपको याद रखना है। तो
तो करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही साथ इस परियोजना में दौधन बांध और 2 नदियों को जोड़ने वाली नहर के निर्माण के माध्यम से केन से बेतवा नदी में पानी का हस्तांतरण शामिल है। केन से जो है बेतवा नदी में पानी हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बांध भी बनाने की बात की गई है, नहर को भी बनाने की बात की गई है। तो इन सभी परियोजना में जो है आपके 44,605 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पूरा आकलन किया गया इस परियोजना में खर्च होना कितना है। तो आशा करता हूं ये डिटेल आपको क्लियर हो गया और नदी भी यहां पर है, आप इसको भी देख सकते हैं और रिलेट करके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में यासाकू मेजवा ISS की यात्रा करने वाले किस देश के नागरिक हैं। अब ये देखिए IS जो यहाँ पर लिखा गया इसका फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हाल ही में यासुकू मेजवा ने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है और वो किस देश से संबंधित है या किस देश के नागरिक हैं। आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान के जो आपके यासुका मेजवा हैं और इन्होंने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है अभी हाल ही में। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, ये भी आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, आइए नीचे उसको देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अरबपति यासुको मेजवा 8 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बन गए हैं। यानी कि आप कह लीजिए कि फ्यूचर में जो है आप पर्यटन के क्षेत्र में स्पेस को भी शामिल कर सकते हैं और आने वाले 10 से 15 सालों के बाद आई थिंक, अभी से तो स्टार्ट है लेकिन जो बहुत अमीर लोग हैं, अरबपति लोग हैं, वही स्पेस में जो है जा सकते हैं पर्यटन के तौर पे, क्योंकि उनके पास पैसे है उतना देने के लिए, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं अगर आपको स्पेस में जाना है। तो अभी आपने देखा था कि जेफ बेजोस भी जो है स्पेस का सैर करके आए। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जापान के अरबपति यासुका मेजवा 8 दिसंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बन गए। अब देखिए ये अंतरिक्ष स्टेशन में है जहां पर ग्रेविटी शून्य होती है, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनके आगे आने वाली भी एक प्लानिंग है कि ये चांद पर भी जाना चाहते हैं। तो देखिए जब भी जाएंगे उसके बारे में अपडेट पूरी मीडिया में आपको मिल सकती है। और देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने कजाकिस्तान में रूस द्वारा लीज पर दिए गए बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कजाकिस्तान में जो है रूस द्वारा लीज पर, यानी एक तरीके से कह लीजिए किराए पे लीज पर दिए गए बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूजू अंतरिक्ष यान की उड़ान भरी। उड़ान के बारे में पूछे तो कजाकिस्तान से इन्होंने उड़ान भरी, बेसिकली ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वे अपने सहायक योजो हिरानो के साथ अंतरिक्ष में 12 दिन बिताएंगे। अब देखिए ये 12 दिन का पूरा ट्रिप है इनका, इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च किए हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि $50 मिलियन जो है यहाँ पर इन्होंने खर्च किया था और लगभग इंडियन रुपीज में अगर बात की जाए तो 380 करोड़ रुपए के आसपास जो है इन्होंने इस यात्रा को करने के लिए खर्च किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले पॉइंट में यहाँ पर मैंने बताया है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि इस अवधि के दौरान वे कक्षा में बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी सहित 100 कार्यों को पूरा करेंगे। यानी टोटल कह लीजिए 100 एक्टिविटी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करेंगे भाई साहब। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस शिक्षाविद का निधन हो गया है। यहाँ पर अगर आपको आंसर पता है तो जवाब दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नंद किशोर प्रोष्टी का जो है यहाँ पर हाल ही में निधन हो गया है और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। और इनका पेशा क्या था? यह एक शिक्षाविद थे, ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि प्रसिद्ध शिक्षाविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नंद किशोर प्रोष्टी का दिसंबर 2021 में निधन हो गया और इसके साथ साथ अपने पैतृक गांव कांतीरा में उन्हें नंदा मास्टर या नंदा सर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इसके बारे में अन्य नाम से अगर पूछा जाए कि यहाँ पर नंदा किशोर प्रोष्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो नंदा मास्टर या नंदा सर, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जनता को शिक्षित करने के लिए
यहाँ पर कार्य करते होगा, ठीक है। कार्य करते हुए उन्होंने हमेशा चटसाली की परंपरा को कायम रखा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ चटसाली परंपरा ओडिशा में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अनौपचारिक स्कूल को संदर्भित करती है। अब देखिए, अनौपचारिक औपचारिक, अगर आप शिक्षण से संबंधित एग्जामों की तैयारी करते हैं, टीचिंग से रिलेटेड, तो आपको पता होगा औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसको हम किसी इंस्टीट्यूशन में या विद्यालय में, कॉलेज में प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आप अपने परिवार से, समाज से जो सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, हमारे देश में काफ़ी भ्रष्टाचार है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। और जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा भी जाता है तो वो भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मैंने नहीं किया है, जब तक कि सबूत के साथ उसको नहीं पकड़ा जाता। तो काफ़ी भ्रष्टाचार है अपने देश में, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब देना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 9 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करना है, कोई व्यक्ति घूस ले रहा है किसी कार्य को करने के लिए, नौकरी दिलाने के लिए या आपके किसी काम को करने के लिए, तो आपको उसका विरोध करना है, न कि उसे पैसे देना है। तो भ्रष्टाचार को आप सभी, या कह लीजिए हम लोग ही बढ़ावा देने का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति घूस मांग देता है तो हम सोचते हैं हमारा काम फास्टली हो जाएगा और चलो पैसे दे देते हैं। तो इस तरीके से उनकी आदत लग जाती है और फिर वो बिना पैसे लिए काम भी नहीं करते हैं। तो आपको विरोध करना है और 9 दिसंबर को याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि भ्रष्टाचार से दूर रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आपको इसे क्या करना है, याद रखना है। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस जो है मनाया जाता है विरोध के लिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आगे अगले पॉइंट में बताया है कि 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को इसको अपनाया था। ये भी आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए कि भ्रष्टाचार दिवस को मनाने के बारे में कब अपनाया गया था और किसके द्वारा, तो 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो है इसको अपनाया था। और इसके साथ ही साथ जो है ये कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 2021 की विषय वस्तु योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन जो है, ये भी आपको थीम से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम होते हैं। देखिए, आगामी अभी ग्रुप डी का एग्जाम होना है, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। आशा करता हूँ डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको क्या करना है, विरोध करना है, तभी इसका मीन्स जो है या इसका तात्पर्य मनाने का पूरी तरीके से क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा बाजार स्वच्छ एवं ताज़ा फल एवं सब्जी मंडी वाला बाजार बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी सब्जी मंडियां हैं जहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारा गंदगी भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ऐसी मंडी आपको सब्जी देखने को मिलेंगी पूरे भारतवर्ष में कि जो साफ़ सुथरी है, लेकिन सबसे साफ की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। INA मार्केट दिल्ली जो है हाल ही में भारत का स्वच्छ एवं ताज़ा फल एवं सब्जी मंडी वाला बाजार बना है। और ये किसके द्वारा प्रमाणित किया गया, फसाई, जो यहाँ पर हर चीज़ की क्वालिटी, फूड क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ों को क्या करती है, प्रमाणित करती है। तो उसी के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि जो INA मार्केट दिल्ली है, जो कि यहाँ पर स्वच्छ एवं ताज़ा फल एवं सब्जी मंडी वाले बाजार के रूप में बन चुका है, इसको फसाई ने प्रमाणित किया है। अब ये INA का फुल फॉर्म भी याद रखिए, इंडियन नेशनल एयरवेज, ये भी इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहां पर पहले डिटेल्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहां पर मैंने पहले पॉइंट में बताया आपको कि दिल्ली का INA फल और सब्जी बाजार स्वच्छ और ताजे फल और सब्जी बाजार के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला बाजार बन चुका है। इसे आपको याद रखना है।
देखिए इसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो फसाई है इसके द्वारा प्रमाणित किया गया है, जो कि यहाँ पर फूड क्वालिटी को क्या करती है, उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी को प्रमाणित करती है। और देखिए यहाँ पर मैंने फ्रूट्स के आपको इमेज भी लगा रखा है ताकि आप इससे रिलेट करके भी इससे जुड़े डिटेल्स को और इस क्वेश्चन को आप याद कर सकें। अब देखिए यहाँ पर फसाई का जिक्र हुआ है तो फसाई का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है फसाई का फुल फॉर्म होता है। इसका मेन काम होता है जो फूड की क्वालिटी होती है उसको चेक करना, उसके स्टैंडर्ड्स को जो है चेक करके उसको प्रमाणित करना, यहाँ पर फसाई का बेसिकली काम है। अगला पॉइंट मैंने बताया कि राजेश भूषण जो है फसाई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर पूछ लिया जाए कि फसाई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो राजेश भूषण, ये भी याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि श्री अरुण सिंघल फसाई के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगर कार्यकारी अधिकारी के बारे में पूछे फसाई के तो श्री अरुण सिंघल, और अध्यक्ष के बारे में पूछे तो राजेश भूषण, ये आपको याद रखना है। और ये इमेज दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर संतरा खाना है तो संतरा यहां से खा सकते हैं, यहां पर ये इमेज है, आप बाजार से खरीद के उसको खा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली जो है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डिज्नी बायजूस ने अर्ली लर्न ऐप ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये एजुकेशन से संबंधित पूरी तरीके से कह लीजिए कंपनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को जो है यहाँ पर डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए नीरज चोपड़ा के संदर्भ में अगर बात हो रही है तो अभी हाल ही में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में ट्रेंड करेगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़े और भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसके बारे में मैंने ऊपर आपको क्लियर किया। और अगले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि थिंक एंड लर्न प्राइवेटली लिमिटेड जो बायजूस का संचालन करती है उसने छोटे बच्चों के लिए जो है इसका शुरुआत किया है। शुरुआती जो है शिक्षा ऐप के लिए डिज्नी लाइसेंस प्राप्त पात्रों को यहाँ पर लिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ 2 साल के इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में नीरज चोपड़ा युवा शिक्षार्थियों को अधिक रचनात्मक और संवादात्मक तरीकों से सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर ये 2 साल तक नियुक्त रहेंगे, आपको याद रखना है। और यहाँ पर इनका कार्य क्या होगा इस प्लेटफॉर्म से जिससे ये जुड़े हैं और जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो यहाँ पर शिक्षार्थियों को अधिक रचनात्मक और संवादात्मक तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी के लिए जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है। किसका बनाया गया है? बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये डिटेल्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी फिलहाल में वो शिक्षा मंत्रालय है। तो हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संगम ऐप को यहां पर लॉन्च किया है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। और ये भाषा से संबंधित आपका एप्लीकेशन है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल्स में मैं बता रहा हूं। तो आइए नीचे उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने कम से कम 75 लाख लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में बुनियादी बातचीत क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए भाषा संगम नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हमें जैसा कि पता है कि अपने देश में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप साउथ में चले जाएं तो आपको अनेक तरह की भाषाएं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, इस तरीके की भाषाएं देखने को मिल जाएगी। आप नॉर्थ में ऊपर आते हैं तो आपको बिहारी और हिंदी, और इस तरीके से ईस्ट में आप जाते हैं तो वहाँ के रीजनल भाषाएं आपको देखने को मिल जाएगी। और वेस्ट में जाते हैं, पश्चिम में, तो आपको गुजरात में गुजराती देखने को मिल जाएगी। फिर उसी के बाद जो है आप नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो पंजाबी और राजस्थानी इस तरीके से भाषाएं देखने को मिल जाएगी। यानी अपने देश में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो बेसिकली इस ऐप पे जो है आप 22 भारतीय भाषाओं को जो है बेसिकली सीख सकते हैं, जान सकते हैं उनके बारे में, ताकि आप इजीली थोड़ी बहुत बात जो है उन भाषाओं में आप कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने यही बताया, अगले पॉइंट में आप इसे भी देख सकते हैं कि ऐप में 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट और ऑडियो दोनों प्रारूप में सामान्य उपयोग के 100 से अधिक वाक्य होंगे, जिससे कि आप
उस रीजन में या उस प्रदेश में जाएं, गुजरात में जाए तो थोड़ी बहुत आपको गुजराती आती हो, ताकि आप वहां के लोकल्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएं। उसी प्रकार से तमिलनाडु में जाए तो तमिल थोड़ा सा आए, ताकि उनसे आप कम्युनिकेट कर पाएं। देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ऐप का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाना है, यानी कि संस्कृतियों का आदान प्रदान, भाषाओं का आदान प्रदान। हम विविध तरह की भाषाओं के बारे में थोड़ा सा ही जाने, लेकिन उसके बारे में जानने का प्रयास करें। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन का उद्देश्य, और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं न्यू लैंग्वेज भाषा संगम ऐप इसका पूरा नाम है, और यहां पर आप देख सकते हैं आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फिलहाल में एंड्रॉयड और आईएसओ के लिए आपका पूरी तरीके से अवेलेबल है एप्लीकेशन। तो आप डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन को अच्छे से चेक कर सकते हैं और किसी भी भाषाओं को सीखने का प्रयास कर सकते हैं। आशा करता हूं डिटेल क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है, यहां पर आपको बताना है। तो देखिए ये कुछ डेट से कुछ डेट के बीच में मनाया जाता है। अगर आपको पता राइट आंसर तो आप बता सकते हैं। देखिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 8 से 14 दिसंबर के बीच में जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हो सकते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको भी आइए देख लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि 8 से 14 दिसंबर 2021 के बीच में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में चिन्हित भी किया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर BEE के नाम से भी जाना जाता है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आयोजन के दौरान 8 दिसंबर 2021 को आभासी रूप से होम एनर्जी ऑडिट, जिसको शॉर्ट में HEA भी बोला जाता है, पर प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसके साथ ही साथ यह घरेलू ऊर्जा ऑडिट करने के लिए पेशेवरों के एक पुल के निर्माण को सक्षम करेगा। आपका बेसिकली ये आपको याद रखना है। तो ऊर्जा का होगा संरक्षण, तब होगा जीवन का रक्षण, ये आपका स्लोगन है। बेसिकली 8 से 14 दिसंबर के बीच में जो ये आपका ऊर्जा संरक्षण सप्ताह चलने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर जो नवीन ऊर्जा के स्रोत हैं, रीन्यूएबल जो एनर्जी है, उसके ऊपर बात की जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन से स्थान पर है। ठीक है, देखिए यहां पर बेसिकली भारत होगा, क्योंकि भारत एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है कौन से स्थान पर है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो भारत यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ पर उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है इस इंडेक्स को हमें जानना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चौथे स्थान पे है भारत एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है चौथे स्थान पे, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश जो है बन गया है। तो देखिए ये कुछ समय से बना हुआ है और इसमें कोई खास ग्रोथ अभी नहीं हुई है, चौथे स्थान पे है, ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट बेसिकली जारी किया गया है, तो लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि एशिया का जो है चौथा सबसे शक्तिशाली देश कौन है, भारत है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि इसे व्यापक शक्ति के लिए इंडो पैसिफिक में 26 देशों और क्षेत्रों में चौथा स्थान दिया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इस इंडेक्स में अमेरिका सबसे ऊपर है, और उसके बाद चीन और जापान का स्थान है, देन उसके बाद से चौथे नंबर पे भारत का स्थान आता है। और इस इंडेक्स में जो है थाईलैंड 10वें स्थान पे है। और यहाँ पर बेसिकली इस रैंक का जो चार्ट है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर जो है आपका पहले स्थान पे है, और इसके साथ ही साथ चाइना जो है यहाँ पर दूसरे स्थान पे है, और जापान तीसरे स्थान पे, और इंडिया चौथे स्थान पे है। तो ये जो आप यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन जो देख रहे हैं, इसमें अपवर्ड क्या यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेंशन किया गया। इसका मतलब क्या है, तो अपवर्ड का मतलब इसमें ग्रोथ हुई है इनके पावर्स में, इसलिए यहाँ पर ये ब्लू हो गया। और बाकी ब्लैक जो है उनका स्थिर कह लीजिए कि इसमें अभी कोई पावर्स में ग्रोथ नहीं हुई है।
और बेसिकली यहाँ पर इस पावर से मतलब ये है कि किस प्रकार की दक्षता आपके देश में है, कितनी बेहतर ग्रोथ है, चाहे टेक्नोलॉजी में या आप आधुनिक जो उपकरण की बात कर लीजिए, आपके यहाँ लोगों की ग्रोथ कैसी है। तो इसके संदर्भ में ये पूरी तरीके से इंडेक्स जारी किया जाता है, किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये भी डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफेयर का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें ये करंट अफेयर के वीडियो आपको काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, बैंक की करें, पीओ की करें, इवन वनडे एग्जाम की करें या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपको करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने जेन्युइन फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए रेलिवेंट है। तो आप लाइक एक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको पता है कि सभी के लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से सोच के ना शेयर करें कि वो तो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये अपने अन्य दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और करंट अफेयर की वीडियो जब मैं बनाता हूं तो उस पर फीडबैक बहुत ही कह लीजिए लो जाता है, तो आप मुझे ऐसा महसूस नहीं होने देंगे यहां पर आज की इस वीडियो के बाद से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। डिटेल्स मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यहां पर हम आपके हित के बारे में सोचते हैं बिना किसी चार्ज के। बस उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प की जाए, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो, अग्रसर ही नहीं हो बस, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। तो आशा करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।